Evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये चल रहा है मैं बॉटनी का चैप्टर। यस सर। मुझे है कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, मुझे थोड़ा रिमाइंड करेंगे आप? कहाँ तक पढ़ चुके हम लोग? Crab cycle. कैप साइकिल कंप्लीट Yes, sir. या स्टार्ट करा था मैंने? Complete कर सर लिया। कंप्लीट है। कंप्लीट है। आई एम गुड आकाश, हाउ आर यू? तुम कंप्लीट है। मैंने आपको रिएक्शंस लिखा दी एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जोड़ दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, उसके बाद सिट्रेट बनाया था, हाइड्रोजन वाटर निकाला था। नो सर। नो सर। अभी तो क्रैब साइकिल बाकी है बच्चों। यस सर। शुरू करते हैं फिर। Yes, sir. तो मैंने क्रैब साइकिल में बच्चों एक लाइन याद करवाई थी कि उसमें क्या क्या होना है। 4 बार क्या होगा? Dehydrogenation. डिहाइड्रेशन। एक बार क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 बार क्या होगा? Decarboxylation. बस डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या है, हमारे पास एक एसिड था जिसका नाम था पायरविक एसिड। वेरी गुड, पायरुविक एसिड। ये आपका 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था बच्चों? 3 कार्बन का। ये पायरुविक एसिड आपका को एंजाइम ए को ऐड करता है और अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। बाहर निकाल देता है विद द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2। इतनी बात समझ में आती है लोगों को? यस सर। ठीक है ना? अब टोटल हमारे पास पायरुविक के 2 थे, तो टोटल कितने NaDH बनेंगे? 2। 2। ठीक है। अब जो हमारा बनता है प्रोडक्ट वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस। ये जो यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन है हमने इसको नाम दिया Link reaction. लिंक रिएक्शन। अब क्या होता है, कई बार ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कौन बनाता है बच्चों? क्या होता है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब ये इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का हुआ? 2 कार्बन का। हमारी समझ में आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नाउ टेल मी वेयर क्रैब साइकिल ऑकर कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना? यस सर। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं बेटा, जहां पीछे मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है एक मीनाक्षी, द साउंड इज कमिंग टू मच। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कौन सा होता है बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दैट इज ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 4 कार्बन ना। This oxaloacetic acid reacts with acetyl coenzyme A in the presence of enzyme citrogenase। ठीक है, सिट्रोजिनेस इसका दूसरा नाम है, और सिट्रेट सिंथेज। क्या नाम है दूसरा बच्चों? Citrate synthase. ठीक है, तो ये बनाएगा 6 कार्बन का। 4 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 4 और 2 कितने हुए बेटा? 6 कार्बन का। ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलोगे सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे हम? सिट्रिक एसिड। ठीक है, और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहलाता है। ये कितने कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का। इतनी बात क्लियर? Yes. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड आपका बदल जाएगा
सिस, आइसोसिट्रेट, हाँ इससे पहले छोटा सा एक कंपाउंड बनता है सिस एसी एसोनिटेट। ठीक है, क्या बनता है बच्चे? सिस एसोनिटेट। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? Yes, sir. और यहाँ पर एंजाइम लगता है एसोनिटेज। ठीक है, सिस एसोनिटेज विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। इस स्टेप को भूल गया तो कोई गम नहीं, सिस एसोनिटेट वाले को आपको क्या याद रखना है? आइसोसिट्रेट में, ये मत भूलना। किसमें बदलेगा बेटा ये? आइसोसिट्रेट में। ठीक है, इस स्टेप पे आपको क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू NAD। NAD के क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और किस में बदल जाएगा? NADH2 में। क्लियर? यस सर, नहीं सॉरी ये स्टेप नहीं है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये स्टेप नहीं, इसके बाद वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाला है। आइसोसिट्रेट आपका बदलता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। किसमें बदलता है? ऑक्सैलोसक्सिनेट, हाँ, या सक्सिनेट कह लो या सक्सिनिक एसिड कह लो, ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इस स्टेप पे आपका होगा डिहाइड्रोजनेशन। क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन। एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। हाँ, सिंपल सा आप डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते हो। और अगर आपको पूरा एंजाइम याद करना है तो ऊपर का नाम ले लिया करो। ऊपर क्या है बच्चे? आइसोसिट्रेट, क्या होना है यहाँ? डिहाइड्रोजनेशन। तो कौन सा एंजाइम हो गया बेटा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इस स्टेप पे क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज प्रोड्यूस। NAD से क्या बनेगा? NADH2। क्लियर? अब इस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का बच्चों? अभी तक हमने कोई कार्बन निकाला है कहीं से? नहीं। तो सब कितने कार्बन के हैं ये? 6 कार्बन के हैं। इनमें से क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को हम लोग क्या कहते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन। ये इसमें जो एंजाइम मदद करेगा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, बचा कितना? 5 कार्बन, तो बना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटारेट या ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ये कितना कार्बन का है? 5 कार्बन का। यहां तक साइकिल समझ में आई? यस सर। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कब बना? जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में से क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर अगले स्टेप में? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एक मिनट रुकना बच्चे, तरह मैं इसको भी हटा दूं। ठीक है, यहां पर भी एक और बार डिहाइड्रोजनेशन होगा, और जब जब डिहाइड्रोजनेशन होगा तब तक क्या प्रोड्यूस होगा? एक एनर्जी मॉलिक्यूल, यानी कि या तो NADH2 या FADH2। पर यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? नहीं, एनर्जी मॉलिक्यूल की बात करें तो आपका प्रोड्यूस होगा NADH2 बाय यूजिंग NAD। ठीक है, कई जगह NAD प्लस भी लिखा होगा, NAD भी लिखा होगा। ठीक है, यस सर, हो गया? यस इतना क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इसी स्टेप पे, सेम स्टेप पे क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाता है। क्या निकल जाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि ये वो स्टेप है जहां पर डिहाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन एक साथ हो रही है, हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब प्लस क्या होता है यहां पर? वन को एंजाइम ए आके ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है?
एक कोएंजाइम है, और जो हमारे पास मिलता है वो 4 कार्बन का मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम। कोएंजाइम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर। कितने कार्बन का है ये? 4 कार्बन। 4 कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ एंजाइम का नाम लिख दूं मैं, इधर लिख रहा हूँ, थायोकाइनेज। नहीं इसमें लिख रहा हूँ डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा और डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। क्लियर? अब सक्सिनिल कोएंजाइम में आपका बदलेगा किसमें? सक्सिनिक एसिड में। किसमें बदलेगा बच्चों? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में। इतनी बात क्लियर? जब ये सक्सिनिक एसिड में बदलेगा तो जो कोएंजाइम ए जुड़ा था वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी क्या होता है, इस स्टेप पे डायरेक्ट फॉर्म होता है एक जीटीपी फ्रॉम द जीडीपी। ठीक है, जीडीपी से जीटीपी बनता है। अब मैंने बताया था कि अगर किसी स्टेप पे डायरेक्ट फास्फोरस ऐड हो रहा है और एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनना है, जीटीपी बनना है या एटीपी बनना है, वो कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। नहीं आया? थोड़ा कंफ्यूजन है ना यहाँ पे? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना? चलो अभी दोबारा जब समझाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक कोएंजाइम में निकल गया और क्या बना आपका? सक्सिनिक एसिड अलोंग विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी। क्लियर? इसमें जो एंजाइम यूटिलाइज हुआ कौन सा हुआ? थियो काइनेज। काइनेज। ठीक है, इतना समझ में आया? सक्सिनिक एसिड आपका बदल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। किसमें बदल जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर जो एंजाइम लगता है वो लगता है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज या डिहाइड्रोजिनेज लिख लो। ठीक है, और जब भी डिहाइड्रोजिनेज होगा, मैं आपको इस साइकिल में बता रहा हूं, क्या मिलेगा आपको? एक एनर्जी मॉलिक्यूल। फ्यूमेरिक एसिड में जब ये बदलता है तो आपको मिलता है एक FADH2, है ना? FADH2, F से फ्यूमेरिक एसिड और F से FADH2, FAD से क्या बनेगा? FADH2। क्लियर? यस सर। फ्यूमेरिक एसिड से बदल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड इनटू द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड या मैलेट। ठीक है, बाय इन्वॉल्विंग बाय यूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2। और यहां पर हमारा एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगा फ्यूमरेज। फ्यूमेरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होगा? फ्यूमेरेज। And now this malic acid will be transformed into the oxaloacetic acid by producing one molecule of NADH2। क्या बनाएगा बच्चों यहाँ पे? One molecule of NADH2। अब जरा हम समझेंगे NADH2 from NAD। क्लियर? और यहां पर आपका हो गया डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, आया ना? यस सर। किसने करा? कि कौन था सबस्ट्रेट यहाँ पे? मैलेट। तो एंजाइम कौन सा हो गया? मैलेट डिहाइड्रोजनेज, है ना? या भाई उसी के नाम से लिख सकते हैं, मैं इसलिए आपको याद दिलाया था, मैलेट डी हाइड्रोजिनेज। अब जरा इस साइकिल को एक बार और देख लेते हैं जरा आराम से, कोई इतनी मुश्किल साइकिल नहीं है। ठीक है, इतना आपको आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, आपके पास लिंक रिएक्शन से क्या आया? एसिटाइल कोएंजाइम। कितने कार्बन का? 2 कार्बन। ये चला गया कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पर क्या मिला उसको? ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ये जुड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रोजिनेज। और 4 कार्बन में 2 कार्बन ऐड हुए, 6 कार्बन का बना किसको? सिट्रिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर यूटिलाइज होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है,
अब citric acid will be converted into cis acetonitade in the presence of enzyme acetonitase. Clear? Yes, sir. And cis acetonitase will be converted into isocitrate in the by the using same enzyme acetonitase, same enzyme. ठीक है, चलिए अब यहां से आपको मेन साइकिल याद करना है कि यहां से खेल शुरू हो गया, क्या हो रहा है. ठीक है, isocitrate is changed into oxalosuccinic acid by using enzyme isocitrate dehydrogenase. Here one molecule of NADH2 is Produced. clear. Oxalosuccinic acid by removing one molecule of CO2 converted into alpha keto, Alpha keto glutaric acid. which is 5 carbon compound. The enzyme utilized here is decarboxylase. Clear beta? This is the Yes, sir. step where during the formation of succinic acid, succinyl coenzyme, two things happen. Number one, dehydrogenation. Number two, decarboxylation. And third is addition of coenzyme. The coenzyme. इतनी बात समझ में आई? इस स्टेप पे क्या होगा कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से एक क्या निकल जाएगी बच्चों? CO2. और क्या होगा यहाँ पे? डिहाइड्रोजिनेशन. और क्या होगा? एडिशन ऑफ कोएंजाइम. जब CO2 निकलेगी तो आपका बनेगा सक्सिनाइल और उसमें जुड़ा होगा कोएंजाइम A और प्लस आपको मिल जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2. इतनी बात सही है? Yes, sir. This succinyl coenzyme may perform and remove the coenzyme A from itself and get converted into Succinic acid. during the conversion of succinyl coenzyme A into the succinic acid in the presence of thiokinase, one molecule of GTP is produced. GTP is produced. This step is known as substrate level phosphorylation because this substrate is producing GTP directly. Okay? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. Succinic acid in the presence of enzyme succinate dehydrogenase get converted into fumaric acid and produce one molecule of FADH2. Fumaric acid converted into malate by using fumarase and water. ठीक है. Malate in the presence of enzyme malate dehydrogenase get converted into oxaloacetic acid. ठीक है. And produce one molecule of NADH2. The two molecule of acetyl coenzyme A enters into this cycle. Okay. How many molecules? 2. Because there were two molecule of pyruvic acid at the end of glycolysis. Remember? Yes, sir. है ना? Yes, sir. So at the now how many molecule of NADH2 and FADH2 and GTP are produced by 2. Krebs cycle? Okay, tell me the molecule of NADH2. कितने हैं बेटा? 6. पक्का? Yes, sir. पक्का 6 हैं? FADH2 कितने हैं? 7 total. 7 है? नहीं FADH2 1 है. FADH2 1 है? इसको डबल नहीं करेंगे हम? FADH2 2 और GTP आपके 2. ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन किसका है? क्रैब साइकिल का. तो यानी कि क्रैब साइकिल से हमें 6 NADH2 मिलते हैं, 2 FADH2 मिलते हैं और 2 GTP मिलते हैं. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लिख लो बेटा. हो गया बच्चों? Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes. एक मॉलिक्यूल जो आपका रहेगा NADH2 का, उससे कितने ATP मिलेंगे बच्चों? 3 ATP. और FADH2 से 2. और GTP से 2. 1. GTP is equivalent to ATP. ATP. ठीक है,
तो 1 molecule of GTP will give you 1 ATP or is equivalent to ATP. 1 molecule of FADH2 will produce 2 ATP and 1 molecule of NADH2 will produce 3 ATP. Clear? So now Yes, sir. the next topic is ETS and oxidative phosphorylation. ETS क्या है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? देखो बच्चों, ETS को हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे भाई, उनको देखना है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, उसका एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो हमें उसकी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। किसकी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। इतना पॉइंट समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपका ये NaDH2 है, क्या है बच्चों ये? NaDH2। जब ये टूटेगा तो इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब ये रिलीज होते हैं, जब जाते हैं इधर से उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इनसे क्या निकलती है बच्चों? इनसे क्या निकलती है बेटा? एनर्जी निकलती है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अभी हम समझेंगे इसको किस तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. Associated with the release and utilization of energy। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? Stored in NaDH2 and FADH2। भाई वो तो डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएंगे। ATP जो है ना, GTP VTP, ये क्या हो जाते हैं बच्चों? डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है, जो भाई ये जो हमारा बना पायरुविक एसिड से, याद है? अच्छा ये तो बहुत आगे आ गया है ना। पायरुविक एसिड से जो हमारा बना था, 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, उनसे एनर्जी ATP बनाना, और जो क्रैब साइकिल से आपके प्रोड्यूस हुए उनसे ATP बना, और जो ग्लाइकोलाइसिस में आपके प्रोड्यूस हुए उनसे ATP बनाना। मेन हमारा क्या है मकसद? ATP बनाना है ना। रेस्पिरेशन क्यों कर रहा है ये प्लांट? ATP बनाने के। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन समझते हो? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Yes, sir. व्हाट इज Yes, ऑक्सीडेशन sir. आरती बेटा? Addition of oxygen Sir, or addition removal of of hydrogen. सिंपल सी बात कहूं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, Addition of है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ hydrogen. हाइड्रोजन। अब ये जो NaDH2 है ना, और दूसरा कौन सा बच्चों? FADH2. और FADH2, ये दोनों के दोनों क्या कर दिए जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। क्या कर दिए जाएंगे बच्चों? Oxidize. इसका मतलब इनके अंदर से क्या निकल जाएगा? Hydrogen. हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको किसको दे दिया जाएगा? ऑक्सीजन को। अब वो उस इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या करेगा? किसके साथ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। वो आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। Yes, sir. NaDH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं, इतनी बात आपको पता लग गई है ना। और ये होंगे कहां पर? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किससे होंगे बच्चों? Electron transport system. अब जो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकला NaDH2 और FADH2 के ऑक्सीडाइज होने से, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा किसको? ऑक्सीजन को। किसको दे दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन को। बस इतना दिमाग में रखो। एंड द इलेक्ट्रॉन इज पास टू O2। तो यानी कि O2 हमारा क्या हो गया? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, ठीक है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा?
ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यूज करके बनाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP. ना H2O। एटीपी अलग तरीके से बनता है कि क्या बनेगा बच्चों, H2O। O2 ने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि वो चाहता है क्या बने, वाटर। वाटर। इतना बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बिकॉज जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमने देखा कि भाई C6H12O6 था हमारे पास, है ना, वो जब टूटेगा, सर हाँ बेटा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, वाटर भी रिलीज होगा और एटीपी भी। तो ये जो वाटर बना ये कब बना, जब ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं, यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग, और भी बहुत सारे हैं भाई, मोनेरा के छोड़ के सारी किंगडम क्या है बच्चों, यूकैरियोट है ना, है ना। तो ईटीएस जो है वो यूकैरियोट में ऑकर इन, ये सवाल है नीट का बेटा, ऑकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होती है बच्चों, Inner membrane of mitochondria. हाँ ये याद रखना। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल अगला है, हाँ बेटा, कहां पर होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब प्रोकैरियोट्स में तो होते नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, होता है तो तो कौन करे, एटीपी तो बनाना है, वरना तो वो मर जाएगा। सॉरी, क्या बोले हो आप बच्चे, ईटीएस प्रोकैरियोट में कहां पर होगी, नहीं, नहीं बेटा, आपने सुना होगा मीजोजोम का नाम, है ना। ये आपके क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, और सेल और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं। व्हाट इज मीजोजोम, इज द इनफोल्डिंग ऑफ Membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ईटीएस प्रोकैरियोट में कहां पर होगी, सीधी बात लिख रहा हूं, इन Mesosome. मीजोजोम। और कहीं पर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा हो ना तो भी गलत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, लिख लो बेटा। सर प्लीज नोट्स तो दे दो। बच्चे मेरे हाथ में नहीं है नोट्स, मैं तो अपलोड कर देता हूँ, वो आपसे लिंक शेयर करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, दैट्स नॉट इन माय हैंड। सर उन्होंने तो कितने दिनों का बोला है। दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सबको नोट्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ पेज वेज वेबसाइट बना रहे हो जिसपे वो नोट्स अपलोड करेंगे, बात समझ में आ रही है? ये भी तो हो Yes. सकता है कि वेबसाइट बन रही हो आपकी, पूरी हिमाचल की अलग बन रही हो, दिल्ली की अलग बन रही हो, अलग अलग स्टेट का चल रहा है ना। तो लिख लिया। लिख लिया बच्चों, Yes. चलिए डन, ठीक है। तो अभी हमारी इतनी बात समझ में आई कि भाई होगा क्या यहाँ पर। आकाश कुछ बता रहे हैं, आकाश की बात सुन लें कि नीट यूट्यूब पे कुछ है संकल्प करके, वहां से आप पढ़ सकते हैं और नोट्स भी आपको शायद वहीं पे मिल जाएंगे। खैर, ईटीएस क्या, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बच्चों। Yes, तो sir. यानी कि कुछ ना कुछ होगा कि जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, बिना इलेक्ट्रॉन कैरियर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं. नहीं हो सकता। तो एक बात समझते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन के कैरियर कौन कौन से हैं, है ना, ये समझ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से हैं, ठीक है बेटा। अब जरा सुनो, इलेक्ट्रॉन कैरियर है पहला आपका फ्लेविन, FMN, ठीक है, तो ये कहलाता है फ्लेविन, शॉर्ट फॉर्म है फ्लेविन्स, इसमें आते हैं सारे, मैं बताऊंगा डिटेल इनके आगे, ठीक है। दूसरा है बच्चों आयरन सल्फर, FeS। तीसरे आते हैं टाइप के आपके क्यूनोन, QUINONE। और दूसरे कोएंजाइम Q। चौथे टाइप के आते हैं आपके
साइटोक्रोम सुना होगा नाम, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. जैसे कि आपका साइटोक्रोम बी, ठीक है, बी से आपका साइटोक्रोम C1, C1 से आपका वेरी गुड साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से आपका साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से आपका साइटोक्रोम A3। चलो इसको लिख लो फिर समझाते हैं। लिख लिया, लिख लिया. लिख लिया बच्चे? Done. Yes. ठीक है, आप एक क्वेश्चन करिए फिर आगे देखते हैं, फिर इसको समझाएंगे थोड़ा आपका दिमाग। सर प्रीवियस स्लाइड। अच्छा लिखो, बोल दिया करो बेटा नहीं लिखा हुआ करे, है ना, किसान नहीं लिखा है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है बच्चे? Sir. तो आप लिख लिया, हो गया? चल which of the following reaction is known as link reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन लिंक रिएक्शन कहलाती है? ए formation of pyruvic acid from glucose, क्या ये, या फिर formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid, और formation of citrate from oxaloacetic acid, और नंबर 4 ETS। ठीक है, पोल्स दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। चले करिए इसको, पोल्स पे आंसर देना है, आंसर पोल पे देना है। मोहिनी आरती सही है मगर पोल्स पे देना है। अर्शी बेटा ये सब सर बताएंगे, आपके जो कोऑर्डिनेटर है ना वो सर बताएंगे, ठीक है बच्चे? यस सर। हम्म बाकी बच्चे भी दें, 59 स्टूडेंट्स हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दो बेटा। चलो बच्चों, ऑलरेडी मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया। क्या करेक्ट आंसर बच्चों? Formation of acetyl B. coenzyme Option from B. pyruvic ऑप्शन acid. बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया है। देखो बच्चों, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझेंगे
उसमें आपको समझना होगा कि किस किस जगह हो रही है और कहाँ पर हो रही है। पहली बात तो मैंने आपको बताया, इट विल ऑकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल, membrane of mitochondria. यस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेट मी ड्रॉ इट राइट प्रॉपरली, और मैं इसको स्केल का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने 3 डिवीजन करे हैं। ये वाला एरिया है बेटा इनर माइटो मेम्ब्रेन, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। So, ये एरिया हो गया हमारा मैट्रिक्स, और ये बच गया हमारा Outer membrane. आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी। और बीच का, मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनर और आउटर के बीच का क्या हो जाएगा, ये स्पेस। Intermembranous space. वेरी गुड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बच्चा, देखो बेटा लोग, yes, so होता क्या है, आपका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 5. 5। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल अरेंज होते हैं। मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके बेटा? रिडॉक्स पोटेंशियल। पहला जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। थोड़ा चौड़ा बना दी, मैं पतले बनाना है जिससे कि 5 बना सकूं। पहला कौन सा है बेटा? कॉम्प्लेक्स Complex 1. फर्स्ट, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम बच्चों इसका? NADH dehydrogenase. हाँ, यानी कि यहां पर आपका NADH टूटेगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है बेटा ये NADH, दूसरा नाम, पूरा नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स ये हो गया। इसमें है कौन कौन? इसमें है आपके FMN, फ्लेविन्स, और FE और S। ठीक है, इतना समझ में आया? सब बताऊंगा मैं, अभी कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं शुरू में। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसी मेम्ब्रेन पे आपको एक और कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड कहलाता है। इसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों? Complex 3. कॉम्प्लेक्स थर्ड। मैंने बताया आपको ये किससे अरेंज है, अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल। इसका नाम है साइटोक्रोम BC1। क्या नाम है? BC1। इतना क्लियर है? ठीक, इसमें कौन कौन मिलेगा? साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों नाम? ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद मिलता है हमें अगला कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड। क्या हुआ ये बच्चा? कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसका नाम है आपका फ्यूमेरेट डिहाइड्रोजिनेज, या सक्सिनेट, सॉरी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, नॉट फ्यूमेरेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम है बच्चों सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बेटे? इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4, और इस कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। थोड़ा सा याद करने में आपको मुश्किल आएगी, रट्टाफिकेशन भी है इसमें। क्या नाम बच्चों इसका? साइटोक्रोम C। ये याद करने वाले पॉइंट्स है ना?
अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर वाले में तो बताया नहीं, इसमें क्या है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में आपको मिलता है FAD, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ये हो गया, और दूसरा क्या है बच्चे, FES। ठीक, इतना समझ में आया। तो कॉम्प्लेक्स 4 में आपको मिलता है कॉपर A, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A2, देन साइटोक्रोम A3। ठीक है, और साथ में मिलेगा आपको कॉपर B। यहां पर बना दे रहे हैं छोटा सा, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं, A3 ही कर दे रहा हूं सिंपल। साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B, इतना समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स रहेगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स 5th। इसको हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेस। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है F0, एक होता है बच्चों F1 F1, है ना, F0। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 5th, और इसका नाम है ATP सिंथेस। यानी कि ATP बनाने वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पांचवा कॉम्प्लेक्स है ना बच्चे। तो हमारे पास टोटल कॉम्प्लेक्स कितने हो गए, 5 इतनी बात समझ में आ रही। चलो बेटा, होता क्या है देखो। 5 हाँ, अभी होगा क्या, आपके दो मेन है, एक तो आपका FADH2 का होना है ऑक्सीडेशन, दूसरा किसका होना है, NADH2 का। इतना ही होना है ना बच्चों। यस तो देखो, FADH2 का ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 NADH डिहाइड्रोजनेस, और FADH2 के लिए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इतना दिमाग में रखना। ठीक है, अभी क्या करते हैं, पहले स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, NADH2 से। तो NADH किस में टूटेगा, NADH और प्लस H आइन, और ये टूट गया NAD, हो गया, ये टूट गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर देखें आप, जब ये टूटेंगे, कौन टूटेगा, NADH2, तो यहां पर एक आपका एंटर कर जाएगा, दो आपके एंटर कर जाएंगे, क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या एंटर करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन दैट विल बी कैरिड बाय द FMN एंड ट्रांसपोर्टेड टू FES। व्हाइट कलर से समझ जाओ, मैं जो बना रहा हूं आगे वो क्या जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। जब NADH2 टूटेगा तो आपका क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन, और उसको कौन ले लेगा, पहले FMN, उसके बाद FES FES। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या करेंगे हम, दो प्रोटॉन को, कितने प्रोटॉन को बेटा, 2 प्रोटॉन दो प्रोटॉन को कहां पर ले आएंगे, यहां से निकाल के। आप एनसीईआरटी पे मत जाइएगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, उसने यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखे होंगे। ठीक है, दो प्रोटॉन को कहां ले आएंगे हम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है। इतना समझ में आया, एक लाइन समझ में आई। बहुत आराम आराम समझेंगे इसको, कोई जल्दी नहीं है, एक ही टॉपिक समझेंगे, आधा घंटा हमारे पास। क्लियर है बच्चों। हमने क्या करा, NADH2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि इनमें से हमने क्या निकाल दिए, हाइड्रोजन निकाल दिए। इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, अब उन दो हाइड्रोजन को क्या करा हमने, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से कहां ले लिया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में। इतना समझ में आ रहा है, है ना। अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, आगे जाएगा अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ, मगर उससे पहले इसको मिलेगा एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है यूबी क्यूनॉन।
इतनी। अब मैंने पहले भी बताया था यूबिक्विनोन इज एक्चुअली अ प्रोटॉन एक्सेप्ट हाँ एक्सेप्टर। ये क्या करता है, यहां से इसको क्या मिला बच्चों, इलेक्ट्रॉन लिया इसने, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक ठीक। इस इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन होते नहीं है, मैट्रिक्स में ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इधर से अपने पास क्या बुलाएगा, कहेगा आप मेरे पास क्या आ जाओ, प्रोटॉन आ जाओ। तो ये जो हरे रंग के प्रोटॉन है किसके पास आ जाएंगे, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन के पास। इतना पॉइंट मेरा क्लियर हुआ बच्चा, Yes, sir. ठीक है। जब यूबिक्विनोन ये दो इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या करेगा, अपने, अरे एक मिनट, क्यों क्यों लिख दिया, अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या करेगा, अपने पास कितने प्रोटॉन जोड़ लेगा, दो। 2 यानी कि यूबिक्विनोन बदल जाएगा यूबिक्विनॉल में। यानी कि अगर क्विनोन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो वो बन जाता है यूबिक्विनॉल, ठीक है। कैसे बना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया यूबिक्विनोन के पास, इसने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करा और मैट्रिक्स से क्या ले लिए, दो प्रोटॉन, और अपने आप में जोड़ दिए और बन गया क्या, यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल। क्लियर है बच्चा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। एंड दिस यूबिक्विनॉल इज इंटरचेंजेबल। कैसा है बच्चों, इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल। ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी इसको बताऊंगा। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी को। यहां तक क्लियर है बेटा, Yes, Yes. sir. दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू FeS and this electron will be transported to Side. साइटोक्रोम C1 C1, ठीक है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, 3 Third. कॉम्प्लेक्स थर्ड। Third. कोई दिक्कत किसी को, No, sir. नहीं ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अभी देखो, अभी हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड में, ठीक है ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होना है, यहां पर हमारे पास क्या है, FeDH2, इसका ऑक्सीडेशन करा दें, FeD प्लस 2H, टूट गया ये, ठीक है, टूट गया। अभी क्या होगा, इससे भी क्या मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, मिले, इलेक्ट्रॉन मिले। चलो, इस इलेक्ट्रॉन को फिर कहां ट्रांसपोर्ट कर दोगे आप, FeS में, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब कॉम्प्लेक्स थर्ड, और इसको दोबारा समझा दूंगा, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया या नहीं, Yes, sir. आ रहा है ना सबके, यस सर। चलो। तो अभी क्या होगा, ये जो यूबिक्विनॉल है ये दोबारा दिखेगा कहां पर, यहां पर, ठीक है। अब अगेन ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, किसके पास, FeS. नहीं Say नहीं, ubiquinone. यूबिक्विनॉन के पास। अब यूबिक्विनॉन जो है UQ, इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता है तो अपने साथ क्या जोड़ता है, क्या जोड़ेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन, और बदल जाएगा किसमें, यूबिक्विनोल। वेरी गुड आरती, यूबिक्विनॉल में। और ये प्रोटॉन कहां से आएंगे, मैट्रिक्स से, ठीक है ठीक है। अभी देखो यहां पर बच्चों, ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर लिया गया, जब इलेक्ट्रॉन अब कैरी करेगा तो यहां पर कितने प्रोटॉन आएंगे, दो प्रोटॉन, जो कि इससे टूटे थे। ये दो प्रोटॉन और ये दो प्रोटॉन तो आपने इलेक्ट्रॉन की मदद से इधर बुला लिए, है ना, इतना समझ में आया। दो प्रोटॉन यहां पर, दो प्रोटॉन यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की मदद से किस में जोड़ दिए, यूबिक्विनॉल में। यानी कि दो प्रोटॉन आपके, चार प्रोटॉन आपके इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में है, और चार प्रोटॉन किसके पास है, Outer. नहीं, इनर मेम्ब्रेन में, यूबिक्विनॉल के पास। ये दो प्रोटॉन है, ये दो प्रोटॉन है या नहीं, Yes, sir. देखो बच्चों, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा तो पूछ लो एक बार, क्योंकि ये स्टेप है, बाकी सब आसान है। एक बार और समझाएं शुरू से, यहीं पर रोकते हैं इसको, यस सर। ठीक है। देखो बच्चों,
आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 पहले आएगा, रिडॉक्स पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका नाम है साइटोक्रोम B1C। कॉम्प्लेक्स 2 इसके बाद आएगा, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, देन कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। पहले क्या होगा, अब से पहले आपका कॉम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ऑक्सीडेशन होगा किसका? NADH2 का। इतनी बात समझ में आ रही है? जब ऑक्सीडेशन होगा NADH2 का तो क्या मिलेगा आपको? NAD प्लस 2H आइन। हाँ या ना? यस सर। ये 2 H आइन इलेक्ट्रॉन की मदद से जो कि निकले हैं यहां से और उनको कैरी कर लिया किसने? FMN ने। उन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की मदद से कहां पहुंचा दिए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो 2 प्रोटॉन आपके पहुंच गए यस सर। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुका है? कॉम्प्लेक्स 1 में FES के पास। इतना समझ में आया? और Yes, sir. FES ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लिए और साथ साथ उसके एनर्जी से 2 प्रोटॉन भी ले लिए और उनको भेज दिया, भाई आप चले जाओ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है। अब FES क्या काम करता है? एक यूवी क्विनोन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। यूवी क्विनोन उन इलेक्ट्रॉन की मदद से अपने आप को या अपने आप में जोड़ लेता है 2 प्रोटॉन को, जो कहां प्रेजेंट रहते हैं? मैट्रिक्स में। बदल जाएगा किसमें? यूवी क्विनोल में। Quinone. ठीक, इतना। अब नीचे चलते हैं, कहां पे? कॉम्प्लेक्स 2 के पास। ये कहां बदला हुआ है? यूवी क्विनोल में। यहां रोका है हमने। ठीक है। यस सर। कॉम्प्लेक्स 2 के पास चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 में ऑक्सीडेशन किसका होगा? FADH2। FADH2 का। FADH टूटेगा, FADH2 टूटेगा FAD प्लस 2 प्रोटॉन। जैसे ही भी टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उनको कौन कैरी कर लेगा? FAD। ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको? FES. FES को। और इनकी एनर्जी की मदद से यहां पर कितने प्रोटॉन भेज दिए जाएंगे? 2. 2। यहां तक क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है। अब जरा हम इन 2 स्टेप की बात करेंगे। ठीक है। अभी क्या होगा, ये FES यहां पर है, FES यहां पर। दोनों FES क्या काम करते हैं? अपने अपने यूवी क्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉन की मदद से यूवी क्विनोन मैट्रिक्स से उठा के अपने पास के जोड़ लेगा हाइड्रोजन और बदल जाएगा यूवी क्विनोल में। इतनी बात समझ में आई? सर रिपीट कर दो ये वाला पॉइंट। ये जो यूवी क्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन ऐड करता है अपने साथ, जो कि कहां प्रेजेंट रहते हैं? मैट्रिक्स में। क्लियर? यस सर। अभी क्या होगा, अभी क्या काम करेगा? सिमिलर आप यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले रहा हूं। इसने क्या काम करा? इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया? साइटोक्रोम B। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अब ये कहेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, मैं क्या करूंगा? यूवी क्विनोल बन के। ये क्या करता है? 2 प्रोटॉन जिसके साथ जुड़े थे किसको दे देगा? इन वापस से किस में बदल जाएगा? UV क्विनोन। सिमिलरली यहां पर क्या होगा कि भाई ये यूवी क्विनोन जो था, ये क्या करेगा? इसको प्रोटॉन को ऐड करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा बच्चों? साइटोक्रोम बी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम बी को, तो इसमें से क्या निकल जाएंगे? 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो NCERT में क्या दे रखा है? आप NCERT खोल के देखेंगे तो डायरेक्ट यहां पर कितने प्रोटॉन दे रखे हैं? 4। और यहां पर भी कितने डायरेक्ट प्रोटॉन दे रखे हैं बेटा? 4 है ना। तो हमने बस समझने के लिए, जिससे कि आपको आसानी समझ में आए, उसको देखा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था साइटोक्रोम B पे पहुंचा, फिर FES पे, फिर अब कहां पहुंचेगा? साइटोक्रोम C1 पे। किसके पास पहुंचेगा बेटा? साइटोक्रोम C1। बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सब्र से सुन लो, बस खत्म पे है। ठीक है। अभी क्या होगा, अगला में एक और कलर लेना पड़ेगा मुझे। अगला आपका कैरियर है। क्या है? कैरियर। एंड इट इज अ मोबाइल कैरियर। कैसा कैरियर बच्चों? मोबाइल कैरियर। यानी कि ये घूम सकता है। मोबाइल कैरियर का मतलब क्या हुआ? कि ये मूवमेंट शो कर सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है?
तो ये क्या करेगा, साइटोक्रोम C1 इट विल ट्रांसपोर्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। किसको दे दिया इसने? साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम C अपने कंधे पे इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा किसके पास? कॉम्प्लेक्स फोर्थ 4 के पास। ठीक है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको? कॉपर ए, साइटोक्रोम। कॉपर ए, यस कॉपर। कॉपर ए से साइटोक्रोम ए, देन A3, देन कॉपर बी। इतना समझ में आया? यस Yes, sir. अभी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा होता है हमारा हीरो, जिसका नाम है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, है ना? हमने पहले ही क्या पढ़ा था, याद करो। इधर हमने लाइन लिखी थी, कहां गई? एंड द इलेक्ट्रॉन इज पास टू O2 O2, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन है है। होगा। Accepted. ठीक है, बिल्कुल। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बच्चों? O2 के पास चला गया, है ना? ये इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों O2 के पास। अब ये O2 क्या करेगा, हमने पहले बताया मैट्रिक्स में क्या पढ़े हुए हैं बहुत सारे, प्रोटॉन। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की मदद से अपने साथ क्या जोड़ लेगा? दो प्रोटॉन। प्रोटॉन। क्या ही जोड़ लेगा बच्चों? दो प्रोटॉन। दो प्रोटॉन जोड़ लेगा। तो ये बदल जाएगा किसमें? वाटर में। किस में बदल जाएगा? वाटर। क्लियर हो गई बात? साथ साथ क्या होगा, इधर रिलीज होंगे हाउ मैनी प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ मुझे। ठीक है, यहां पर प्रोटॉन नहीं थे, शुरुआत में थे या नहीं थे? जल्दी बताओ बच्चों। नहीं थे ना? नो सर। अभी क्या हुआ, जब ये ETS शुरू हुआ, इधर प्रोटॉन इकट्ठा होना शुरू हो गए, हाँ या ना? यस यानी कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ या ना? ग्रेडियंट। है ना बच्चों? क्या क्रिएट हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, अभी क्या होता है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए कौन सा चैनल होता है? F0। कौन सा चैनल? F0। F0 क्या है? एक चैनल प्रोटीन है। अब क्या होगा, जैसे ही F0 के थ्रू दो प्रोटॉन, कितने बच्चों? दो प्रोटॉन निकल के जाएंगे F1 की तरफ से, तो F1 में एक कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगा और उस प्रोटॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनने लगेगा आपका? ATP। ATP। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जरा एक बात सुनना, यहां पर क्या हुआ, दो प्रोटॉन रिलीज हुए। अब सुनो बच्चों, आपका ATP कब बना? जब यहां से प्रोटॉन आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? सुनो बच्चों, इस पूरी ETS में दो चीजों का ऑक्सीडेशन हुआ। कौन कौन से? NADH2 NADH2 और DH2 FADH2। हमें अंत में मिला क्या? ATP मॉल ATP मॉलिक्यूल। किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड, FADH। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? ऑक्सीडेटिव। फोस्फोराइलेशन। वेरी गुड, समझ में आ गया? यस है ना? इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देखो, सबस्ट्रेट से मिला, जैसे हमने पढ़ा था सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना और फौरन ही आपका एक GTP बन गया, है ना? तो वो कौन सा फॉस्फोरिलेशन हुआ? सबस्ट्रेट लेवल। मगर यहां पर क्या हो रहा है, कोई सबस्ट्रेट नहीं है। आपको दिख रहा है कोई सबस्ट्रेट? यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उनके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है? ATP मिल रहा है। इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। हाँ, एक बार देख लो, पढ़ लो इसको, और जहां जिस कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे, ठीक है?
ज्योति नाम के कोई स्टूडेंट है अपने क्लास में? ज्योति वालिया बच्चों? Yes, sir. ज्योति ज्योति नाम की कोई? ज्योति वालिया? No, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक बार, फिर हम देखते हैं। हाँ, अच्छा आकाश, रिडॉक्स पोटेंशियल देखो, ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं। आकाश मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। देखो बेटा, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि हर की अपनी एक ताकत होती है, जिस ताकत से या फिर कितनी आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। ठीक है, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है तो हम उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, जो मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव करा होगा? कॉम्प्लेक्स 1 ने। ठीक है, और सबसे मुश्किल से किसने करा होगा? कॉम्प्लेक्स 5 ने। पर कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 से मुश्किल से करता है, तो इसलिए हम इसको नीचे ले आए। तो रिडॉक्स पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एनी carrier to accept electron. The ease of accepting electron is known as redox potential. Clear? यस सर। चलो हो गया बेटा? Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? No, sir. No, sir. हाँ, तो ये हमारा हो गया आज ये। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखते हैं, आगे का पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर बेटा। Thank you, sir. Bye, sir. Good night, बेटा sir. थैंक यू, बाय। Sir.